नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को CGPSC ने RTI में जो जवाब दिया है उसको बताऊंगा और ये आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल प्रतिभागियों को RTI से प्राप्त जानकारी से अवगत कराना है। हम इस वीडियो के माध्यम से CGPSC की बुराई या तारीफ नहीं कर रहे हैं, पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ। और RTI लगाने वाले जो शख्स हैं वो है वीरेंद्र पटेल जी। आप सभी ये RTI के संबंध में उनसे भी थोड़ा सा उनका शब्द सुन लीजिए। द्वारा लोक सेवा आयोग में RTI लगाया गया था, जिसका जानकारी मुझे जो है प्राप्त हुआ है और इसको साझा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और सभी को अपने अधिकार और अपने स्वयं की परीक्षा में मार्कशीट या कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। उसी के तहत मैंने जो है ये जानकारी मांगी थी, जिससे जो है मुझे कुछ जानकारी 7 पेज में प्राप्त हुई। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने वीरेंद्र पटेल भाई को सुना, उन्होंने टोटल 7 पॉइंट पर जानकारी मांगा था और वो क्या क्या थे ये आप सभी को बता दे रहा हूँ। शुरुआत का जो 2 पॉइंट है उसमें उन्होंने क्या किया था, जो टोटल 27 विषयों पर CGPSC ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया था उसमें कितने प्रतिभागी जो हैं वो बैठे थे, इसके बारे में जानकारी मांगा था। सेकेंड नंबर पर हिंदी विषय के लिए था, हिंदी विषय में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या प्रदान किया जाए, जितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, एग्ज़ाम दिए थे, उनका संख्या मांगा था इन्होंने। थर्ड पॉइंट पर इन्होंने मांगा था मेरा खुद का OMR शीट दिया जाए और साथ ही साथ बाकी जितने भी प्रतिभागी हैं हिंदी विषय के उनका भी OMR शीट इन्होंने मांगा था। तो OMR शीट मांगने से क्या फ़ायदा हुआ आप सभी को यहीं बता दे रहा हूँ, एक बार लास्ट में और उस चीज़ को मैं बताऊँगा। OMR शीट मांगने से इन्होंने ऐसा दावा किया है कि इनका लगभग 1.5 से लेकर 2 नंबर बढ़ेगा। मैं जब आयोग गया था, आप सभी ने जो स्टार्टिंग में फ़ोटो देखा होगा, उसमें जब मैं आयोग गया था तो उस दिन एक महिला आई थी, मैं महिला का नाम नहीं बताऊँगा। उस महिला ने भी ये बोला कि मैं 0.42 नंबर से कट गई थी और जब RTI से उन्होंने भी अपना OMR शीट मांगा तो उनका नंबर बढ़ रहा था। तो उस दिन मैं था, लेकिन वो महिला किसी कारण से पीछे हट रही हैं, तो मैं अभी उस महिला का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। लेकिन आप सभी को मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आप सभी कभी भी 1 नंबर से 2 नंबर से अगर कट रहे हो तो RTI लगा करके अपना OMR शीट मांग लेना, और अगर अभी भी कटे हुए होगे 1-2 नंबर से तो RTI लगा करके अपना OMR शीट मांग लो। उससे आपको हो सकता है सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं अब तक 3-4 लोगों का देख चुका हूँ जिनका RTI अगर लगा करके अपना OMR शीट मांग रहे हैं तो उनका कहना है कि हाँ हमारा नंबर 1 से 1.5 नंबर बढ़ रहा है। तो हो सकता है आप उस रेंज में आ जाओ। अब आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट तक मैंने बता दिया OMR शीट मांगा था। उत्तर भी देखते चलते हैं अब हम सभी एक एक करके। देखिए, इन्होंने जो सवाल पूछा और PSC ने जो जवाब दिया ये हम लोग देखेंगे। तो इसी के नीचे में जस्ट है, देखिए आप सभी, C का उत्तर इन्होंने क्या दिया है, आयोग ने इनका OMR शीट दे दिया है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप सभी नीचे देख लीजिए। और साथ ही साथ आयोग ने ये कहा कि अगर मान लीजिए हम आपको अदर लोगों का OMR शीट देते हैं तो ये क्या है, लोकहित के लिए अच्छा नहीं है। अधिनियम की धारा 8(1)J के अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारी है जिसके प्रकटन से कोई विस्तृत लोकहित निहित नहीं है। अगर OMR शीट देते हैं तो उसे कोई लोकहित नहीं होगा, इसलिए बाकी अभ्यर्थियों का OMR शीट इनको नहीं दिया गया, ठीक है। वो आयोग का फैसला था, जो भी आयोग ने लिया सम्माननीय है, ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट था उसमें देखिए आप सभी क्या लिखा गया है, हिंदी व अन्य सभी विषयों में कितने प्रश्नों पर दावा आपत्ति जताई गई थी उसका उचित निराकरण किया गया। और उसके बाद मतलब टोटल इन्होंने ये पूछा कि कितना, जो 27 विषय एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें से कितने प्रश्नों पर RTI आया, और सॉरी RTI नहीं, उसमें दावा आपत्ति बोलेंगे, दावा आपत्ति आया, ठीक है। तो दावा आपत्ति के संबंध में इन्होंने जानकारी मांगा, तो आयोग ने जो दिया है आप सभी देखिएगा, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा ये चीज़, जस्ट उसके बगल में ही है। टोटल 788 दावा आपत्ति आए थे अलग अलग विषयों पर, मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। अंग्रेजी विषय में 18 प्रश्नों पर लोगों ने दावा आपत्ति किया था, भौतिक शास्त्र विषय पर 52 प्रश्नों पर, और ऐसे ही सारे विषय पर हैं। किसी में तो 60 से भी ज़्यादा है, जैसे कि आप सभी समाजशास्त्र विषय में 63 प्रश्नों पर दावा आपत्ति आया था। और एक और है 60+ वाला, ये विधि विषय में 62 प्रश्नों पर आया था,
तो इस प्रकार समझिए बहुत सारे प्रश्नों पर लोगों ने दावापत्ती लगाया था। टोटल अगर आप सभी देखोगे तो 788 प्रश्नों पर दावापत्ती लोगों ने लगाया था। ये आप सभी को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसमें बात करें तो प्रतिभागियों के द्वारा, अगर जस्ट एक सिंपल सा कैलकुलेशन करता हूँ जो आप लोगों को समझ में आएगा, इसमें टोटल 788 प्रतिभागियों ने क्या किया, दावापत्ती लगाया। 700 मतलब जो टोटल प्रश्नों की संख्या है वो कितना है, 788, जिस पर क्या किया गया है, दावापत्ती लगाया गया है। ठीक है, अब जस्ट समझिएगा प्रतिभागियों ने कितना पैसा दिया है। तो 50 रुपये चार्ज है, प्लस 6 रुपया पोर्टल के चार्ज के रूप में लेते हैं, प्लस उसके ऊपर GST लगाते हैं। ठीक है, और अगर कुछ और शुल्क करके, मैं मानता हूँ वो सब कुछ शुल्क छोड़ दो, 50 रुपये जो उनका मेन चार्ज है और 6 रुपये पोर्टल का शुल्क, लगभग मान लो 56 रुपये मानते हैं। इमेजिन करिए एक प्रतिभागी से एक प्रश्न के पीछे 56 रुपये मिल रहा है। मान लो हर प्रश्न में मात्र 10 प्रतिभागियों ने ही दावापत्ती लगाया। टोटल 788 प्रश्न हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न पर 10 लोग ही लगाएं, किसी पर ज़्यादा लगा सकते हैं और किसी पर कम लगा सकते हैं। मैंने जस्ट इमेजिन किया क्या 788 जो प्रश्न थे उन पर टोटल 10-10 प्रतिभागियों ने ही दावापत्ती लगाया होगा। तो अगर आपत्ति करने से, दावापत्ती से आपको देखिएगा PSC को कितना पैसा मिला। सिंपली 788 को 56 और 10 से गुणा कर दो तो आपको जो उत्तर आएगा वो है 4,41,280 रुपये। मतलब सिर्फ और सिर्फ दावापत्ती से PSC को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 4,41,280 रुपये का, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद का है। जबकि मेरा मानना है कि ये 200 जो मैंने जो कैलकुलेशन किया है बहुत छोटा कैलकुलेशन है, PSC को इससे भी ज़्यादा पैसे मिले होंगे। तो जस्ट एक मेरा सवाल है कि इन पैसों का CGPSC करता क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो चुका है ना, एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद का है ये पैसा। तो ये जैसे 4 लाख मिला, किसी किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा मिल रहा होगा, किसी किसी एग्ज़ाम में कम मिलता होगा, तो CGPSC इनका करता क्या है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप इनके जवाब के नीचे में देखिएगा, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आपत्तियों के निराकरण संबंधी दस्तावेज अत्यंत गोपनीय प्रकृति के होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) के अंतर्गत दिया जाना उचित नहीं होगा। मतलब इन्होंने ये मांगा था कि आप लोग जो मतलब दावापत्ती करके निराकरण कर किए, तो आप बुक का नाम बताइए कि आपने सोर्स किस बुक से लिया है। तो CGPSC ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम अपना सोर्स डिस्क्लोज नहीं करेंगे। CGPSC के लिए मैं यहाँ पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था ना तारीफ़ करूँगा ना बुराई। लेकिन सोर्स अगर पता चलता तो लोगों को पता चल जाता कि हाँ, हमें कम से कम यहाँ का डाटा जो है ऑथेंटिक है, यहाँ से उठाना चाहिए, बाकी जगहों का डाटा हमको नहीं लेना है। सेम चीज़ CGPSC प्री में भी हुआ था। खैर अभी मैं उस पर बात नहीं करूँगा। अभी हम लोग आते हैं फिर से RTI में। RTI का जो हम लोग D तक देख लिए। E नंबर के संबंध में इन्होंने, देखिए E नंबर पर जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। सबसे पहले E नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है कि आयोग द्वारा 2019 सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में सेट 2019 वालों के लिए किसके आदेश पर पोर्टल को खोला गया था, उसकी जानकारी देवे। तो CGPSC ने बोला है कि ये हम लोग इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं कि किसके आदेश पर पोर्टल को खोला गया है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको बगल में इसका भी उत्तर। अगला है F में इन्होंने बोला आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक भर्ती 2019 की परीक्षा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन किस कारण से ली गई, उसका भी लिखित जवाब दें। तो सीधा सीधा आयोग ने ये बोल दिया है कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते, प्रश्नात्मक प्रकृति का है करके। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने मांगा मेरे द्वारा दिया गया बयान की कॉपी मुझे प्रदान किया जाए। तो एक चीज़, 2 पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, जो E है और F है। आयोग द्वारा 2019 सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में सेट 2019 वालों को किसके आदेश पर पोर्टल खोला गया और उसके बाद उनको भरने के लिए फॉर्म दिया गया। एक चीज़ याद रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है उसका जो पोर्टल है बहुत बार खुला बहुत बार बंद हुआ था, और ये जो आया था बहुत पहले आ गया था। तो एक्चुअल में इसमें 2019 सेट जो क्वालिफाई किए हैं उनको परमिशन नहीं देना था, लेकिन आयोग ने क्या किया, उसको परमिशन दिया है। ठीक है, अब ये आयोग का व्यक्तिगत निर्णय है, आयोग जो करे वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वो किसी को पात्र किसी को अपात्र कोई भी नियम में कभी भी संशोधित कर सकता है। ये आयोग अपने हमेशा जो नोटिफिकेशन उसमें होता है उसमें ये गाइडलाइन में जारी करता है। ठीक है, तो 2019 सेट वालों बहुत सारे लोगों का खैर यहाँ पे होने के लिए सिलेक्शन भी हुआ है। तो आगे आते हैं। अब ये तो हुआ समझ जाइए RTI। कहानी यही ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। RTI के बाद इन्होंने क्या किया ये आप सभी को बता रहा हूँ। इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के 6 उच्च अधिकारियों को एक लेटर लिखा। लेटर में क्या क्या है ये आप सभी को बताता हूँ। इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी इस लेटर को भेजा है,
राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके जी को भी भेजा है इस चीज़ को, सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ को भी भेजा है, और मुख्य सचिव जी को भी भेजा है इसको, इंद्रावती भवन को में भेजा है, और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ये लेटर भेजा हुआ है। मेन इस लेटर का विषय है असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 के में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो गड़बड़ियाँ हैं उसको दूर करने के लिए और उसका निष्पक्ष जांच कराने के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा है। पहले और दूसरे पॉइंट में उन्होंने अपने साथ जो हिस्ट्री हुआ है उसका मैं बहुत सारे वीडियो बना करके आप सभी को बताया भी हूँ, तो उन सभी वीडियो में जा करके देख सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों को बताया है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या बताया है, मेन जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो है उनका जो आरटीआई से उनको जो ओएमआर शीट मिला, आप सभी को स्क्रीन पे ओएमआर शीट दिख रहा है, नीचे में देखिए उसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा है कि परीक्षा परिणाम के अंक से मेरे अंक में 1.50 से 2 नंबर का अंतर हो रहा है, मतलब 1.5 से 2 नंबर का अंतर आ रहा है। तो इसीलिए मैं आप सभी को बोल रहा था कि ओएमआर शीट जरूर निकलवा लो। मैं अब तक लाइव 2 लोगों का देख चुका हूँ ओएमआर शीट का, और जो पोर्टल में जो नंबर है और ओएमआर शीट के हिसाब से जो कैलकुलेट करोगे वो नंबर है, उसमें 1.5 से 2 नंबर का अंतर दिख रहा है। तो बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को अगर 2 नंबर के आसपास से चूक रहे हो तो आरटीआई लगा करके अपना ओएमआर शीट निकलवा लो, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे उन्होंने क्या लिखा है। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की वेबसाइट बार बार खोलना और विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, जिसमें विज्ञापन के पूर्ण प्रक्रिया होने के बाद सेट 2019 को परीक्षा में शामिल होने के लिए सेट 2019 को परीक्षा में शामिल होने दिया गया, जिससे अभ्यर्थियों जो अयोग्य थे उनका चयन हुआ। अयोग्य इन द सेंस कि पहले वो फॉर्म नहीं भर सकते थे, लेकिन अब वो बाद में फॉर्म भर सकते हैं। तो पोर्टल खुला तो अब उनके लिए भी अप्लाई करने का मौका मिल गया। जबकि पहली बार ऐसा हुआ कि परीक्षा तिथि घोषित हो गई थी, उसके बाद भी परीक्षा में अयोग्य लोगों को चयनित किया गया। उसके बाद उन्होंने लिखा है परीक्षा ऑनलाइन ना लेकर ऑफलाइन की गई, जबकि विज्ञापन ऑनलाइन लेने की बात कही गई थी, लेकिन कोरोना काल में परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा ली गई, जिसका उद्देश्य विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाना था। ठीक है, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब ये जो पूरा का पूरा उन्होंने जो लेटर में लिखा है वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है परीक्षा परिणाम में बहुत सारी त्रुटिपूर्ण आंसर लिया गया है। जब अभ्यर्थी जवाब मांगने लगे तब 20% प्रश्न के विलोपित होने का अगर ज़्यादा होगा तो परीक्षा निरस्त कर दिया जाएगा। ये वाला पॉइंट को इन्होंने उठाया इस पर। उसके पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। उसके बाद इन्होंने लिखा है परीक्षा में ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी ना देना, कार्बन कॉपी एक्चुअल में देना चाहिए लेकिन CGPSC नहीं देता है। वीडियोग्राफी ना कराया जाना संदेह के दायरे में आता है, जिससे पता चलता है कि विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य था। ये सब ये लिख रहे हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट पर उन्होंने लिखा है एक ही परीक्षा केंद्र से कई परीक्षार्थियों का सीरियल के साथ उत्तीर्ण होना। इसके ऊपर मैंने भी वीडियो भी बनाया था कि बहुत सारे लोगों का क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये आप सभी देख सकते हैं इस चीज़ को। और उसके बाद फिर लास्ट में उन्होंने यही लिखा है कि अतः आपसे निवेदन है कि हमारी इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही मनमानी नियम कानून और भर्ती में गड़बड़ी को रोकने की कोशिश करें। उसके बाद इन्होंने थैंक यू लिखा है। तो ये लेटर था वीरेंद्र जी का। लास्ट में वो लेटर जो था वो उनका व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत जो वो थॉट रखते हैं उसको उन्होंने जगह जगह पोस्ट किया हुआ है। ये उनका थॉट्स है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग 1 से 1.5 नंबर से चूक रहे हो अगर सिलेक्शन में, चाहे जरूरी नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, किसी और एग्जाम में भी होगा, तो आरटीआई लगा करके अपना ओएमआर शीट जरूर मंगवा लेना। हो सकता है आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है। ठीक है, 100% नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारा देखने से हमको यही पता चला है। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक था। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई हो सकता है अगर कोई बाउंड्री में हो और आरटीआई लगा करके अपना ओएमआर शीट मांगे तो हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।